और स्मॉल कैप कैटेगरी बेहद लोकप्रिय कैटेगरी है क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी पैसा बनता है और जब भी मुनाफा होता है तो बहुत बड़ा मुनाफा होता है। अब इस चक्कर में बहुत सारे निवेशक ऐसे भी हैं जो कि अगर सही तरीके से रणनीति नहीं अपनाते हैं तो अपने हाथ जला बैठे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको डायरेक्टली शेयर बाजार में और ख़ासतौर से स्मॉल कैप में समझ में नहीं आता कि आपको कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, आप एक म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी काफ़ी डिमांड में रहते हैं और वहाँ भी कई बार लोग जो हैं स्टॉक वाली मेंटालिटी यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि जितना पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में बनता है उतनी ही जल्दी पैसा एक स्मॉल कैप फंड में भी मिल जाएगा। लेकिन ये चर्चा हमने जो रखी है आज, हम आपको स्मॉल कैप फंड्स काम कैसे करते हैं, पिछले 10 सालों में स्मॉल कैप फंड्स ने किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, फंड मैनेजर्स ने किस किस तरह से रणनीति अपनी यहाँ पर अपनाई है, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है, ये लार्ज कैप से बिल्कुल अलग है जहाँ पर एक फंड मैनेजर के पास काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। वो चुनिंदा टॉप लार्ज कैप कंपनियों को पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, लेकिन स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पर उन्हें अपनी एक्सपर्टीज़, अपने अनुभव और अपने विश्लेषण और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को दिखाने का बेहतरीन मौका मिलता है। समझते हैं स्मॉल कैप की इस पूरी कहानी को। विनीत सांबरे, हेड इक्विटीज़ डीएसपी म्यूचुअल फंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। और विनीत जी, आपसे तो काफ़ी सारी बातचीत होगी आपके फ़ंड को लेकर, लेकिन उससे पहले मुझे हर्ष से एक सवाल पूछना है और वो बहुत ही बेसिक सवाल है और मेरे ख्याल से हर्ष, आपके तमाम क्लाइंट्स भी आपको यही सवाल पूछते होंगे जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे बाजार को लेकर। सर, स्मॉल कैप में रिटर्न कितना मिलेगा, ये बता दीजिए। सो वेल कविता, इनफैक्ट ये आपने जो कहा वो तो सही है कि लोग पूछते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा। सिर्फ स्मॉल कैप नहीं, बट जनरली एक निवेशक ये चाहता है जानना कि भाई अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। सो अनफॉर्चुनेटली आप कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ इक्विटी की नहीं, हम डेट की भी बात कर रहे हैं। अगर आप डेट की भी कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो सेबी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड हाउस या कोई भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक इंडिकेटिव रेट भी नहीं बता सकता। ये नहीं कि भी आपको अज्यूम करो इतना मिल सकता है। सो स्मॉल कैप कैटेगरी नहीं, आई वुड से कि कहीं भी आपको एक अश्योर्ड रिटर्न के नाम पे या इंडिकेटिव रिटर्न के नाम पे आपको बताया नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि इक्विटी की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप, हम वोलेटिलिटी की जरूर बात कर सकते हैं। तो वोलेटिलिटी मतलब क्या कि अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जो वोलेटिलिटी है, मार्केट वो जो जितना फ्लक्चुएट करेगा वो स्मॉल कैप से कम होगा। मिड कैप और लार्ज कैप स्मॉल कैप से कम वॉलेटाइल होते हैं। तो कोई भी निवेशक अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो एक चीज उन्हें ध्यान में रखना है कि वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल सेगमेंट है मार्केट का। बिल्कुल। अब थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं क्योंकि विनीत जी हमें थोड़ा सा और गहराई में लेकर जाएंगे, समझाएंगे कि वो अपने फंड, अपने स्मॉल कैप फंड को लेकर वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए रणनीति कैसे बनाते हैं। सर, ये बताएं, तमाम तरह के इक्विटी फंड्स को आप देखते हैं, संभालते हैं, रणनीति तय करते हैं उनके लिए। आपका जो स्मॉल कैप फंड है, इसको लेकर बाजार की अलग अलग चाल में आप अलग अलग रणनीतियाँ कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूल है आपके पास चॉइस सिलेक्शन का वो काफ़ी बड़ा है। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर कंपनियों को समझें, उन्हें पढ़ें, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, ये भी ध्यान दें कि जिन निवेशकों ने आपके ऊपर भरोसा करके पैसा डाला है उस फंड में उनका पैसा ना डूब जाए। तो कितना ट्रिकी होता है स्मॉल कैप फंड को चलाना? मुश्किल नहीं बोलूँगी लेकिन ट्रिकी बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपके अनुभव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसा मैं मान रही हूँ। मैं गलत हूँ तो आप बता दीजिए। नहीं, आई थिंक पहले तो धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि कविता जी, आपने इसका सही मायने में इसका विश्लेषण किया है कि स्मॉल कैप जो कैटेगरी होती है ये काफ़ी ट्रिकी होती है और इसमें आई थिंक मतलब वोलेटिलिटी तो है ही, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया है इसमें आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है पेशेंस। ये कैटेगरी चूंकि लोगों का मानना होता है कि इसमें अपने को रिटर्न ज़्यादा बनेंगे बिकॉज इसमें ग्रोथ ज़्यादा आती है, कंपनीज एवरीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द स्मॉल कैप यूनिवर्स। और पिछले 10 सालों का हम डेटा भी देखें तो स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी ने दूसरी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। तो और उसके रीजंस भी हैं जो मैं टच करूंगा, लेकिन आई थिंक ब्रॉडली यदि हम माने कि ये पीपल आर लुकिंग फॉर हायर रिटर्न्स इन द स्मॉल कैप कैटेगरी, दे आर बेसिकली ब्रेसिंग फॉर गुड अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि वोलेटिलिटी जो है वो अगर इसको हम 10 साल के लिए स्ट्रेच करते हैं तो वोलेटिलिटी कम हो जाती है। अब हमको ये देखना है कि अगर हम 7-8 साल के हिसाब से कोई
भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या वो बिजनेस ग्रो करता रहेगा, क्या वो बिजनेस की मैनेजमेंट जो है उसकी क्वालिटी जो हम जिस तरह से उसका आकलन करते हैं वो हमारे पैरामीटर्स में फिट बैठती है नहीं बैठती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये जो कंपनी अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने वाली है, क्या ये डिसेंट उसके अंदर से आरओई कमा सकती है कि नहीं कमा सकती है। सो हमारा जो विश्लेषण होता है मोस्टली क्वालिटी ऑफ बिजनेस पे होता है, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस पे होता है, क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट पे होता है और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे होता है। यदि हम इन चीज़ों को सही मायने में इनका आकलन कर पाएं और कंपनी को पेशेंटली हम इसमें इन्वेस्टेड रहें, जो बिजनेसेस हमको रखने हैं उसमें इन्वेस्टेड रहें, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में इसमें वेल्थ क्रिएट होती है, ये हमने देखा है। ये कैटेगरी अब ट्रिकी इसलिए है क्योंकि ये कैटेगरी में एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं और ये एक्सीडेंट्स जनरली होते हैं जब मार्केट्स की साइकिल बहुत हाई हो जाती है और टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना होता है, तब कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं लोग। मैनेजमेंट भी अपनी कंपनी का बड़ा चढ़ा के आउटलुक बताते हैं, उस चक्कर में कई बार लोग फंस जाते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया कि पीक में जाके लोग गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके वो रिटर्न्स या उनका नुकसान होता है। सो आई थिंक एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर, स्मॉल कैप फंड मैनेजर, सबसे इंपॉर्टेंट है न केवल अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट करना, बट जहां पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं पोटेंशियली उनको अवॉइड करना या एलिमिनेट करना। तो आई थिंक ये सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ता है जब हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं, सोचते हैं और कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा विनीत जी, जो आपने समझाया वो निवेशकों को अपनी निवेश रणनीति में मेरे ख्याल से ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लानिंग में समझना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से अगर आप इस कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं। लेकिन ये जो कैटेगरी है खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप विनीत जी, ये एक साइकिल में चलती हैं। जब ये मुनाफा देती हैं तो ये बहुत अच्छा मुनाफा देती हैं और जब गिरती हैं तो ये ज़ोरदार तरीके से गिरती भी हैं। फिलहाल उसी तरह का कुछ समय चल रहा है। अब ये जब गिरती हैं ना, तब निवेशकों का जो भरोसा है वो थोड़ा सा टूट जाता है। भले ही हमें लंबी अवधि के लिए इनको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लेकिन जब फंड की परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो आप कुछ नहीं सोचते, बस आप उससे निकलने का सोचते हैं। ये मानसिकता बदलनी चाहिए, शायद धीरे धीरे बदलेगी, तभी लोगों को निवेश का महत्व भी समझ आएगा। लेकिन जब इस तरह का माहौल आता है तो इस माहौल में आप गिरावट को कैसे रोकने की कोशिश करते हैं? जैसे कि अभी आप देख लीजिए, चौथी तिमाही के नतीजे आखिर आ रहे हैं जहाँ पर हम सब जानते हैं कि म्यूटेड ही रहेंगे, लेकिन आने वाली तिमाहियों में आप शायद कमेंट्री और कंपनी की क्या प्लानिंग है, विस्तार योजना है, तमाम बातों पर आप ध्यान देना चाहेंगे। हम देख रहे हैं ग्लोबली जो अर्थव्यवस्था है और जो माहौल है वो कुछ खास उत्साहित नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं जो सबसे पहले चपेट में आती हैं, है ना? तो इस तरह के माहौल में आप किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि दांव लगाया जा सकता है? आने वाली कुछ तिमाहियों में इनकी जो तस्वीर है वो भले ही अगर पूरे सेक्टर की खराब हो तो इनकी इतनी खराब नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए कविता जी, ये जो पूरा मतलब मैं सेक्टर्स बताऊंगा, बट ये अप्रोच ऐसा होता है कि ये एक पोर्टफोलियो अप्रोच होता है और पोर्टफोलियो अप्रोच में मेरा मानना ये है कि अपने पास न केवल इस टाइप की कंपनीज होनी चाहिए जो नियर टर्म में ठीक करें, बट इस टाइप की भी कंपनीज होना चाहिए जो आज के माहौल में ठीक नहीं कर रही हैं और उनके वैल्यूएशंस भी सस्ते हो चुके हैं और हो सकता है उसमें अपने को टाइम लग जाए, उसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए या उससे कई बार होता है कि 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। बट यदि उसका लॉन्ग टर्म आउटलुक इंटैक्ट है और कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है और कंपनी अच्छे आरओसी और अच्छे कैश फ्लो जनरेट कर रही है, बस बिजनेस साइकिल थोड़ा खराब है, तो मेरा ये मानना है कि पोर्टफोलियो में कुछ उस तरह की कंपनीज भी होनी चाहिए जो कि क्योंकि उसमें वैल्यूएशंस का काफ़ी कंफर्ट हो जाता है। जैसे मैं बात करूंगा फार्मास्यूटिकल की, आप देखेंगे पिछले 1-2 सालों में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कोविड के बाद एक उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया था, बट उसके बाद सेक्टर थोड़ा मॉडरेट रहा है, रिटर्न आया नहीं है। बट आई थिंक ओवरऑल इस सेक्टर में अब ऐसा लगता है कि कई सारे जो उसके फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हैं और ये ओवरऑल मार्केट के मोस्ट सेक्टर्स हम देखें उसके रिलेटिव टर्म्स में वैल्यूएशंस यहाँ पे गिवन दी लॉन्ग टर्म आउटलुक ठीक ठाक हैं।
तो मेरा ये मानना है कि पोर्टफोलियो अप्रोच में हमेशा अपने को कुछ ऐसे सेक्टर्स भी रखने पड़ेंगे जहाँ पे इमीडिएट आउटलुक अच्छा नहीं हो, बट ओवर द लॉन्ग टर्म ठीक होने के उसके प्रोबेबिलिटीज हैं। तो आज की बात यदि मैं करूं तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। कई एरियाज में हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो लो टिकट जो लो एंट्री लेवल के कंजम्पशन आइटम्स हैं या बॉटम ऑफ द पिरामिड जहाँ पे कंजम्पशन हम देख रहे हैं वहाँ पे थोड़ा स्लो हो रहा है, बट हमारे पास ठीक ठाक एक्सपोजर है कंजम्पशन में, क्योंकि हमारा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया में कंजम्पशन ग्रोथ आएगी। तो ये कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे अब हम वैल्यूएशन थोड़ा सा डीरेट होते हुए देख रहे हैं, और हमारी इसके ऊपर नजर है। हम चाह रहे हैं कि यदि और थोड़ा डीरेट हो जाए तो कुछ और इसके अंदर हम लोग एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा मानना है, अभी जो सेक्टर्स ठीक करेंगे बियॉन्ड फार्मास्यूटिकल, मुझे लगता है एग्री जो ओवरऑल कैटेगरी है वो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। यहाँ इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर नेशन, एंड इसमें भी कई अपॉर्चुनिटी, और खासकर कंपनीज पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए नहीं है, जबकि बिजनेस परफॉर्मेंस ठीक रहा है। तो उस सिलसिले में यहाँ पे भी वैल्यूएशंस ठीक है, और बिकॉज लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है, हमको ये कंपनीज अच्छी लग रही हैं। बियॉन्ड दैट कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी में एक बास्केट जो मैं बोला कि जनरली स्लो डाउन लग रहा है, बट एक बास्केट ऐसा है जो ऑटो का बास्केट है, जहाँ पे एक सिक्लिकल रिकवरी आती हुई दिख रही है, जो कि अगले 2-3 साल तक मेरे हिसाब से ठीक होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल खराब रहे हैं ऑटो सेक्टर के लिए। और यहाँ पे जो है हमारा एक्सपोजर ऑटो एंसिलरी कंपनीज, जो कि ये सब ऑटो कंपनीज को अपने सामान सप्लाई करती है, वो कंपनीज में हमारा एक्सपोजर है, वहाँ पे हमको आउटलुक ठीक लग रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप स्पेशली एज ए कैटेगरी डेयरी बिजनेसेस हैं, जहाँ पे ओवरऑल आउटलुक इम्प्रूव होगा। जो मिल्क प्राइसेस थे वो काफ़ी हाई हो चुके थे, अगले सीजन में ये प्राइसेस नॉर्मलाइज होंगे और इनके प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होंगी। तो डेयरी ऐसी सेक्टर है जहाँ पे हमको ओवरऑल आउटलुक ठीक लग रहा है। सो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेट्स से फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, डेयरी एज अ बिजनेस, ऑटो एंसिलरी, दीज आर सम सेगमेंट्स विच वी आर लेट्स से पॉजिटिव ऑन एज ऑफ नाउ। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने स्मॉल कैप फंड्स पे चर्चा की। विनीत, समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए।